तो एक बूढ़ा मेरे करीब आके, वो जो था ना, मैंने सिसकियों से कह रहा था बंगाली में कि हम ऐसे तो नहीं चाहते थे, हम ऐसे नहीं चाहते थे। तो मैंने उसका कहा कि बाबा आप किसी चिंता करें नहीं, हम आबार आसबो। मैं बंगाली टूटी फूटी बोलता था। उसने मुझे आगे जवाब दिया, मैंने उससे कहा कि नहीं बाबा फिक्र मत करो, हम फिर आएंगे। उसने कहा नहीं अब अल्लाह तुम्हारा खुदा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। लोग इतने बुरे नहीं थे कि वहां पे लोगों को पता करें कि वहां पे इंसान भी रहते थे, उनका भी दिल था, वो भी लोग थे और उनमें प्यार भी था, उनमें नफरतें भी थी, प्यार भी था। अली अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल। আসসালামু আলাইকুম আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को मुकम्मल देखना और इसके अंदर जो स्टोरी है उसको समझने की कोशिश करना। पाकिस्तान आर्मी के एक कर्नल हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर गुजारे गए लम्हात, वहाँ पे क्या हुआ, 1971 में क्या हालात थे, लोगों के क्या जज्बात थे, बंगाली किसके साथ थे, कितनी सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी के साथ थी, कितनी इंडिया के साइड पे तो नहीं थे, लेकिन जो वहाँ पे फ्रीडम फाइटर थे उनके साइड पे कितने थे, उनका रद्द अमल क्या था और पाकिस्तान आर्मी के साथ क्या हुआ, किस तरीके में लड़ी, किस हालात में लड़ी और किस तरह से दिन गुजारे दुश्मन की जेलों में, इंडिया की जेलों में किस तरीके से इनको रखा गया, किस तरह टॉर्चर किया गया और बंगालियों की वफादारी का हवाल बताते हुए आज की इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। वीडियो में जाने से पहले फिर एक दफ़ा कहूँगा कि वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखिएगा, आपको समझने का मौका मिलेगा। ये वो शाहिद हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये हालात देखे, ये वाकयात देखे, आज वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। यानी एक सिपाही के ऊपर मैंने 15 सिपाही लेके गया। इन हालात में कैजुअल्टीज जो इंडिया की हुई हैं वो आपके रिकॉर्ड पे आप गूगल निकाल के देख लें। 15,000 कैजुअल्टीज है उनकी जो जख्मी और किलिंग है। वो किसने मारे? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। हम सकूत ढाका के जो वजूहात हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो मेरे साथ कर्नल ज़ेड.आई. फ़ारूक साहब मौजूद हैं जो ये वाक़या हुआ इसके ऐनी शाहिद आप समझ लीजिए, और फिर कैद में भी रहे, इंडियन जेलों में भी वक्त गुज़रा। तो कर्नल ज़ेड.आई. फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं तो आपको सुनता रहता हूँ, आपने किताब भी बड़ी शानदार लिखी। मैं तो ये पूछना चाहूँगा, हम मुख्तसर अगर हम देखने वालों को कुछ बता सकें, समझा सकें। वैसे तो ये बड़ा वसी मौजू है। देखिए, देखने वालों के लिए, अपनी कौम के लिए 2 चीज़ें हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि इंडिया ने जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया और उसमें हमारी कौम के ज़हन पर ये डालने की कोशिश की गुज़श्ता कई सालों से कि हम एक उनसे हारे और बुरी तरह हारे और ये हमें एक शर्मिंदगी का बायस ऐसे होता है। वो इसलिए कि हमारे लोगों ने हमारे अपने लोगों को सही बताया ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिनका कोई पता ही नहीं है लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, इवन देन दे आर विदाउट इट। अब मैं इनमें जो देखता हूँ वो, जब मैं गया हूँ 70 की दहाई में, 70 के सितंबर 30 सितंबर 1970 मैं वहाँ पहुँचा। उस वक़्त बज़ाहिर सब चीज़ें ठीक थी जो नज़र आता था, लेकिन सिवाय ढाका और चिटागांग के पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में इतना जहर फैल चुका था जिसका कि वेस्ट पाकिस्तान में कोई अदा न था। तो हमारे जो जाने वाले उनको ये होना चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे। ये बंगाल तो वो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान का ख़मीर उठा, वहाँ से आवाज़ उठी, फिर इन लोगों ने बाकायदगी के साथ चले। तो हुआ क्या,
ये आखिर में जो हम आज तक जितना फोकस रहा, इवन हमूदुर रहमान कमीशन का भी, वो 1970-71 में करता है। वो तो अलहदा कौम बन चुके हुए थे, आप कहाँ तलाश करते हैं? तो मैं इसलिए अब चाहता हूँ 2 चीज़ें हमारी कौम को आजकल बताने की है। नंबर 1, हम कोई हारे हुए नहीं हैं। हालात का जायज़ा पढ़ लो और उन हालात में और किसी की ना मानो। इंडियन कमांडर इन चीफ जो था उस वक्त का, मानेक शाह, उसकी वायरल है, उसी को सुन लो, जो कहता है कि जिन हालात में पाकिस्तान आर्मी जंग शुरू कर रही थी, कोई आर्मी नहीं लड़ सकती, इसके अलावा आर्मी ने बहुत अच्छा लड़ा। दूसरा वो कहता है कि मैं 115 के रेशो पे गया, यानी एक सिपाही के ऊपर मैंने 15 सिपाही लेके गया। ये उसका कॉल है, वो जो कहता है। तो इन हालात में तीसरा ये था कि उसी के ये था, वो जो अपना करते हैं कि कैजुअल्टीज़ जो इंडिया की हुई हैं, वो आपके रिकॉर्ड पे आप गूगल निकाल के देख लें, 15,000 कैजुअल्टीज़ है उनकी, जो ज़ख्मी और किलिंग है। वो किसने मारे? अगर हम लोग इतने टूटी फूटी आर्मी, छोटे मोटे बिखरे हुए, मैं वो चीज़ें, ये चीज़ें उनके, उसके बाद अगर आप उन हालात में भी इतनी कैजुअल्टीज़ कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ इस जैसी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अब रही बात उस पे कि वहाँ तक पहुँचे कैसे। 1948 से लेकर जब बाबा कायद-ए-आज़म ने आंखें बंद की हैं, उस वक़्त एक अजीब सा तवाइफुल मलूकी का दौर पैदा हुआ, जो कि तकरीबन 10 साल रहा, जिस दौरान नेहरू ने ताना दिया था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितना प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं। हुआ ये कि हमने ये जो मुल्क लिया था, ये एक स्पेशल था, यानी दुनिया में आज तक 7,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी मुल्क में कि 2 खित्तों के दरमियान 1000 मील का दुश्मन का फासला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब हमने ये ले लिया था, हमें बैठ के इसकी स्ट्रेटजी तैयार करनी थी, हमें ऐसे सिस्टम तैयार करने थे कि वो करीब आते एक दूसरे के, लोग एक दूसरे का साथ चलते, और उससे और सबसे बड़ी उसकी क्या चीज़ होती है? इंसाफ, हर बंदे को उसका हक मिले। अब यहाँ से मामला शुरू होता है। हमारे लोगों ने कोई स्ट्रेटजी नहीं की। मैं कहता हूँ कि हमारे उस वक़्त से आज तक जो चीज़ है, वो विजन, बसीरत जिसे कहते हैं, आगे की तरफ देखना, अगली कौम, जनरेशन के लिए देखना, उसका बिल्कुल फुकदान था। लोग आपस में लड़ रहे थे, पावर इधर से पावर उधर से, जहाँ से मिल जाए। देखें, सियासतदान का और सियासी पार्टियों का पावर लेना हक है, और उस पावर को इस्तेमाल करना भी हक है, लेकिन हमारा आवाम का भी हक है कि पावर लेते वक्त वो तरीके मत अख्तियार करो जिसमें कि हमारे सर कटे या हमारे सर झुके। ये चीज़ एक रही है। वहाँ से बुनियाद आपकी इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ पर वो कौम एक अलग कौम बनने लग गई। 1948 में, 49 में मुजीब उसका जॉइंट सेक्रेटरी था, अवामी लीग बनी है, स्टूडेंट्स का वो हुए हैं, प्रॉब्लम पैदा हुए हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई 1952 में, लैंग्वेज का राइट्स हुए हैं, उनकी तहरीक को खून मिल गया। उसके बाद मौलवी फजल हक, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, शेर बंगाल, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली वहाँ पर। क्यों? वो मुतमईन नहीं थे आपके साथ इन तमाम चीज़ों से। ये चीज़ें बिगड़ती बिगड़ती आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन पे आप ले आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहते हैं कि जी पैरिटी होगी, पैरिटी होगी। अगर जमहूरियत है तो पैरिटी कैसी? इधर और उधर की वाली बात थी कि जी आधे इधर, 50% जितने वोट इधर के होंगे असम्बली में, उतने उधर के होंगे ना। ये पैरिटी बजाते खुद जमहूरियत की नफ़ी थी, और ये बताना था कि हम और हैं, वो और हैं। लिहाजा उन्होंने अपना, ये वो गलतियां हैं जो कि मैं बुज़ुर्गों की अज़मत को सलाम करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान पैदा किया, लेकिन बुज़ुर्ग भी इंसान से गलतियां कहीं भी हो सकती हैं। आज हम उनकी तस्वीर अगर अपने लिए कर लें तो आइंदा नस्लें हमें ये ना कह सकेंगी। उसके बाद अगर तला साजिश केस जो हुए है, ये केस दुरुस्त था, इससे बहुत पहले शुरू हो चुका हुआ था इसने तो, लेकिन उसके बाद मुजीब को तमाम सियासतदानों ने छुड़ाया ये कहकर कि मुजीब एक मुहिब वतन है, उसको छुड़ा कर इलेक्शन लड़ने दिया जाए। इलेक्शन लड़े,
फिर जब इलेक्शन लड़े तो मुजीब जीत गया कितने सीटों पर, 160 सीट्स थी उसकी, और भुट्टो साहब की 81 थी, और 57 सीट्स जो थी वो किसी और, टोटल 300 की असेंबली होती थी, वो बाकी 10 पार्टियों में तकसीम थी। अब बात यह बनती है कि अगर जमहूरियत है तो मेजॉरिटी पार्टी का हक है कि वो हुकूमत बनाए, जिसकी 160 सीटें हैं। अगर कोई उसमें बात थी ये इधर उधर वाली हालात हैं ऐसे, तो फिर बाकी 57 सीट्स वाले कहाँ गए थे? आज वो सियासतदान कहलाते हैं, किधर गए वो किसी एक के साथ खड़े हो जाते तो पाकिस्तान की तारीख को कुछ और सारा मिलता। ये वो चीज़ें हैं जो गलतियां लेके अब आ जाते हैं ऑपरेशंस पर। अब हालात इतने जब बिगाड़ चुके, ख़त्म कर चुके, एतमाद ख़त्म हो चुके, उस वक़्त जी आर्मी ऑपरेशन आ जाता है और जंग आ जाती है। अब जंग की पोजीशन क्या है? आपके बहुत बड़े बड़े लोग जो कि दानिश्वर कहलाते हैं, क्या उन्हें पता है कि मशरक़ी पाकिस्तान का बॉर्डर कितना था? मैंने हज़ारों से पूछा, किसी को नहीं पता। यानी कि 1300 किलोमीटर आपका इंडिया के साथ बॉर्डर था, और मशरक़ी पाकिस्तान का बॉर्डर 4096 किलोमीटर था। 4096 किलोमीटर, यहाँ से 3 गुना ज़्यादा। एक डिवीजन आपने फौज रखी हुई थी, 4 गन बोट्स रखी हुई थी नेवी की, और 14 जहाज़ रखे हुए थे, ये वहाँ पे आपने रखा हुआ था। उसके बाद जो आपकी फोर्सेस थी वो इस काबिल इतनी थी ही नहीं कि वो हर जगह फैलाई जाती, और जो 3 डिवीजन गए उनमें भी तोपें नहीं थी, कोई उसमें सपोर्ट नहीं थी। हमारे रास्ते कट चुके हुए थे, हम उनके ऊपर से उड़ के जाया करते थे तो 1000 किलोमीटर था। अब रास्ता कोलंबो जाते थे तो 5000 किलोमीटर है, जहाँ पे हमें कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। इन हालात में 9 महीने से लड़ती हुई, सिविल वार की लड़ती हुई जो फोर्स है, उसको आप जंग में डाल रहे हैं, जबकि वो ताज़ा दम होकर 9 महीने, अकॉर्डिंग टू दैट मानिक शाह का यह है कि मैंने 9 महीने मुकम्मल तैयारी करके ताज़ा दम फौज तैयार की। ये उसी का मैं बयान की बात कर रहा हूँ। अब उस वक़्त आप आमना सामना करते हैं तो क्या होगा? इसके बावजूद जिस तरीके से आपकी आर्मी लड़ी, एक और चीज़ बहुत याद रखें, ग्राउंड बड़ा मैटर करता है। हम यहाँ प्लेन के रहने वाले हैं, ये नहरें हैं चंद एक जिनके ऊपर हमें डिफेंस करना पड़ता है, हमारे पास इक्विपमेंट है। वहाँ पर क्या पता है आप लोगों को, 35 दरिया थे आपके दरियासन से बड़े। इतने दरियाओं के साथ नदी नाले कैसे निकलते थे, और हमारे लोगों को फंगस लग गया था पाँव को और जिस्म के पोशीदा हिस्सों को। और फिर उसके बाद आज बजाय इसकी ये सारी चीज़ें, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कसूर ये कौम लड़ती कौम हारती कौम जीतती है, कसूर किसी एक पर ना डाला जाए। कसूर को सबका है। किसी एजुकेशनिस्ट ने, एजुकेशन वालों ने कोई अगर करीब कुर्बत लाना था तो तालीम बहुत बड़ा ज़रिया होती है। कितने लोग थे कि जी इतने हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं वो ढाका में पढ़ेंगे, बांग्लादेश की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और इतने वहाँ से इधर आएंगे। कभी हुआ? नो। कभी ये हुआ कि जी ये लोग जो है टैगोर की इतनी किताबों को ट्रांसलेट करके उर्दू में लेके आए कि हमें पता चले कि वहाँ का मतलब क्या था, लेकिन नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ कि इकबाल को ट्रांसलेट बंगाली में करके भेजा गया हो, नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ एक बात, वही जो आज बने हैं, आज मरसिया लिखने बैठ जाते जी हमारा भाई हमसे जुदा हो गया, तो हरकतें कौन सी थी आपकी जनाब? हर बंदे ने, हर बंदा अगर अपने आप में गिरेबान, मैं ये सही यही कहता हूँ कि बजाय इसके कि एक दूसरे का आज कहते कि जी फौज हार के आ गई, कैसे फौज हार के आई? आप हिसाब किताब लगा लें कितना बनता है। ये नहीं है। कौम के तमाम ये जो शोबे हैं अपना अपना संभाले। अब बात ये आती है कि क्या आज संभाल रहे हैं? मेरा पहला सवाल ये है कि खुदा के लिए जिस तरह 48 to 58 मैंने कहा कि कौम की परवाह किसी को नहीं थी, अपनी अपनी पावर के पीछे पड़े हुए थे, टांग खींचने के पीछे पड़े हुए थे, आज भी वही कर रहे हो। सबक सीखो और मत करो। मेरा आज इससे हम ये सबक लेते हैं कि ये मत करें, ये जो करते थे। हम लोगों ने, हमारे सियासतदानों ने क्या रखा? हुकूमत गिरानी है जी, फलां जी जमहूरियत का हमने नाम रखा था कि हुकूमत गिराने वाले के। अल्टरनेटिव लेके जाओ, वरना क्या होगा? एक बेहतर नमूना देख के बगैर हमारी भोली सी कौम पीछे चल पड़ती है, वरना क्या होगा?
अयूब स्टेबल था, अयूब को गिराया तो या ले लिया। भुट्टो था, जमहूरियत जैसे एक अच्छा उठान उसने लिया था, भुट्टो गिराया, ज़िया ले लिया। उसके बाद मुशर्रफ गिराया, उधर अपना जरदारी साहब ले लिए। जनाब बात यह है कि अगर किसी को गिराना चाहते हैं ज़रूर गिराएं, आपका हक बनता है, लेकिन अल्टरनेटिव बेहतर देकर, वरना कौम इनातात का शिकार होती है। दूसरा मैं लेसन से ये लेता हूँ, एक तो ये यकजहती के लिए, और आज भी चलेंगे तो खुदा के फजलो करम से आपकी कौम आज ज़्यादा टेस्ट हो चुकी है। ये रेजिलियंस, ये जो वार अब लड़ी है कौम ने, ये कौम ने जो अब वार लड़ी है, वॉर ऑन टेरर जो है, जिस तरीके से उन्होंने अपना किया है, ये दुनिया में एक मिसाल है। इट वाज रीविनिंग पाकिस्तान। अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी जीते हैं। और हम आइंदा के लिए अगर अपने कुछ थोड़ा सा ये याद रखें कि आपने ज़ाती मफादात पे कौम के मफादात को तरजीह देना और यकजहती की तरफ कदम माइल रखें, बाकी चीज़ें बनती रहती हैं। मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ व्हाट आई वुड फील अबाउट इट। कल साहब, वो आप उधर भारत की कैद में भी रहे, क्या हालात थे वहाँ पे, वो कुछ बताना पसंद करेंगे? क्योंकि ये एक तारीख है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से कैदबंद की तकलीफ़ें होती हैं, वो किस तरह से बर्दाश्त की। मैंने उस पर किताब में भी कुछ नहीं लिखा, फॉर द रीज़न मैंने किसी से शिकवा करना है। दुश्मन तो दुश्मन है ना। दुश्मन यहाँ एक अभी डॉक्टर है, मेजर जनरल है, इनके वालिद साहब लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर थे। रात को हार्ट का अटैक हुआ, किसी ने अटेंड नहीं किया, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जान अल्लाह को दे दी। ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये एक रवैया जो था, ख़ास तौर पर कैदी की जो होती है ना कैद, उसकी खसूसियत ये होती है कि उसको पता नहीं होता कि कितनी लंबी और कैसे होगी। उसको ये पता नहीं होता कि कल को अगर को मार के फेंक देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक्चुअली ये चीज़ होती है। यहाँ पर होता है ना, किसी को अगर 20 साल भी हो, उम्र कैद भी हो, सजाए मौत भी हो, तो उसको पता तो होता, कोई मिलने वाला तो आता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ ये है कि अल्लाह तवक्कल पे एक आपने हिम्मत दिलानी होती है। और मैं आज पूरी कौम के सामने बखुदा ये मालफन कह रहा हूँ कि हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए, हमारी कौम में से शायद को मेरे नॉलेज में ना हो जो ऐसी बात हो, हमारा कोई बंदा ना टूटा, ना झुका, ना इंडियन को तस्लीम किया। और उसका जो वो है सबूत ये है कि वापस आके आपकी आर्मी उससे बेहतर लड़ी है और बेहतर हुई है। तो कैद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो सब मुश्किलात वगैरह जो भी आई हैं, मेरा ख्याल है मैं उस पर जिक्र नहीं करता। वैसे टॉर्चर करने के उनके तरीके तो होते हैं ना। दुश्मन तो फिर दुश्मन, आप जैसा कह रहे हैं। हाँ, वो ठीक है। देखे मेरी बात सुने, दुश्मन है, उन्होंने बाकायदा टॉर्चर किया, इंटरोगेशन की, टॉर्चर किया। और मैं क्या बताऊं, मेरे अपने 4 नाखून टूटे हुए हैं। चले इतना सा बता देता हूं आपको, ठीक है। ये जहाँ तक है। फिर जब हमें वहाँ से शिफ्ट किया गया तो बंदों को ऐसे था कि धकेल के बंद किया गया था। जब वहाँ से ढाका से इधर तक आए थे तो 4 उसकी जो थी ना वो क्या उसका नाम है, 4 रातें और 3 दिन बंद थे हम लोग, बिल्कुल कोई पानी कोई खाना कुछ भी नहीं है। उसमें से निकले थे, अंदर ही वो जवान बेचारे, कोई मर गया, कोई रह गया, कोई बेहोश हो गया। तो ये वो तरीका था। मैं इसमें इसलिए नहीं जाता कि इतने कमीने दुश्मन से मैं क्या तवक्को करूं, जिसको ताज़ा हमने ज़ख्म दिया हो। कैदी पे कोई रहम नहीं खाता, क्योंकि उसने ताज़ा उनके बंदे मारे होते हैं। हमने तो खुद उनके मारे हुए थे, लिहाजा हम कभी तवक्को नहीं करते थे उनसे। और उन लोगों ने जितने खबीसाना तरीके से, सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हो सकता था वो कि उन्होंने किया, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम कामयाब रहे। अच्छा कल साहब, वो जो एक बंगाली हसीना वाला मामला है, आप वहाँ पे मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे, तो वो अब सुनने वालों को तो बता दें थोड़ा सा। देखे, वो मैं कहीं भी हो सकता था। मेरा ख्याल है आपके सामने बैठा हूँ कि आज से 48 साल पहले शायद मैं इस काबिल होता होगा कि कोई मुझसे भी प्यार कर लेता। बहरहाल देखने की बात यह है कि वो एक
हादसा था, मैं यूँ कहूँगा एक हादसा था, और वो हादसा ऐसा था कि जो आज तक ना भूल सका। तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि उनके मुझे क्यों कदर आती है, बल्कि मैंने जब किताब लिखी तो मेरा बेटा पढ़ के कहता है, पापा ऐसा लगता है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा कर्ज उतारना था जो आपने उतारा है। मैंने कहा ऐसे ही है, कोई ख़ानदान की खातर तबाह हो जाए, अपनी ज़िंदगी नहीं अपना ख़ानदान तबाह करवा दे। उनको ये मुक्ति बानी वाले कहते थे कि मुझे वो पकड़वा दें, अगर मरवा दें तो उनको माफ़ी मिल सकती है। उन्होंने ये सौदा कबूल नहीं किया। मैं उनके सनात, उनके प्यार कैसे भूल सकता हूँ। मैंने वहाँ पे, मैं आपको ये भी बताऊँ, बंगाली जो कहते हैं सब नफ़रत भी नहीं करते थे। वहाँ का एक्चुअल जो मेरा जो असेसमेंट थी ना, वो ये है 10% लोग वो थे जो आपके सामने हथियार लेके खड़े हो गए थे। 10% का मतलब था 7 करोड़ का 10% होता है 70 लाख, ठीक है। 10% वो थे जो आपके साथ खड़े हो गए, और आज बुढ़ापे में फांसियां जिनको मिल रही हैं, आज भी वो प्यार नहीं छोड़ा उन्होंने। वो धरती प्यार वाली थी वैसे। अब उस पर क्या हुआ, दरमियान में जो 80% है वो उसमें से 40% वो थे जो जिनकी हमदर्दियाँ हमसे थी, डरते उनसे थे, और 40% वो थे जिनकी हमदर्दियाँ उनसे थी और डरते हमसे थे। तो वो जो 80% दरमियान में था, वो जो उनको घेर लेता था वहाँ पे वो ढेर हो जाते थे। वरना मैं आपको बताऊं कि मैंने आखिरी दिन मुजीब के गांव में, वहाँ से हम गुजरे रात, संगीनों के साए में चल रहे थे, इंडियन आगे पीछे लगे, तो पैदल हमने इंडिया की तरफ जा रहे थे जब, तो एक बूढ़ा मेरे करीब आके, वो जो था ना, मैंने सिसकियों से कह रहा था बंगाली में कि हम ऐसे तो नहीं चाहते थे, हम ऐसे नहीं चाहते थे। तो मैंने उसका कहा कि बाबा आप किसी चिंता करें नहीं, हम ये बाहर आशबो। मैं बंगाली टूटी फूटी बोलता था। उसने मुझे आगे जवाब दिया, मैंने उससे कहा कि नहीं बाबा फिक्र मत करो, हम फिर आएंगे। उसने कहा नहीं अब अल्लाह तुम्हारा खुदा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ है। लोग इतने बुरे नहीं थे। मैं कहता हूँ कि हम दुश्मन को जब कहते हैं, अब ये भी लोग कहते हैं कि जी चूँकि मुझे वहाँ के एक ख़ास लगाव है, मैंने एक जगह नहीं देखा। मैं यही देखा कि जितनी भी किताबें पहले आती रही हैं, या तो आती हैं कि जी जर्नलों के ने क्या गलत किया और फौजियों ने क्या गलत किया। ये ना सोचा कभी कि कितने हमारे जो बुरी हालात में इन जर्नलों ने लड़े हैं। 4 जर्नल जो पहले वहाँ मौजूद थे, चारों ने कहा था ऑपरेशन मत करें, ख़राब हो जाएगा। इधर वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे, आप बताएं क्यों नहीं सही एक्शन लिया गया। आज जो इस चीज़ का बनता है, या ये आता था कि जी हम मारे गए, जी हमारा भाई जुदा हो गया, जिसका ना कभी नाम सुना था ना देखा था, ना प्यार था ना कुछ था। देखें ये एक वो जो रवैया था वही लेके चलते रहे वेड़ चाल। मैं ये बताऊं आपको, मैंने इसलिए किताब में ये अपना भी सारा सोशल देख कर सोशो पॉलिटिकल मैंने एनालिसिस किया है कि वहाँ पे लोगों को पता करें कि वहाँ पे इंसान भी रहते थे, उनका भी दिल था, वो भी लोग थे, और उनमें प्यार भी था, उनमें नफ़रतें भी थी, प्यार भी था। और ये इस तरह का था कि कभी कभी दोनों ही गलत नहीं होते और दोनों ही अपनी अपनी लगन में दुरुस्त होते हैं, लेकिन कुछ वक्त टकराने का भी होता है, मुकद्दर में ऐसा भी लिखा होता है। और कुछ आज के लिए भी मैं आपको बताऊं, तमाम लोगों के लिए मैं ये कहता हूं, ये जो हम एक दूसरे का मैंने अभी सारे गिने हैं कि उसमें राइटर भी हैं, सबका कसूर है, मीडिया वालों का कसूर है, फौजियों का कसूर है, सियासतदानों का तो बहुत ही बड़ा कसूर है, बना के गंद करके दे दिया सारा कुछ, और ये सारा कुछ कर। लेकिन मैं आज ये कहता हूँ, मैं इतना कहूँगा कि अहमद फराज के शेर कि आओ अब तस्लीम कर लें तू नहीं तो मैं सही, आओ अब तस्लीम कर लें तू नहीं तो मैं सही, कौन मानेगा कि हम में बेवफा कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि आज हमें अपने मुल्क जो हमारे पास मौजूद है, बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ हमें हालात बेहतर से बेहतर करने चाहिए। बांग्लादेश के 7 मुल्हिका सूबे हैं, उनकी रियासतें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये उनके 7 एरिया है जहाँ पर आज हंगामे हो रहे हैं।
जो इनको शरीयत का इन्होंने बिल पास किया है। ठीक है जी। आज हमें उस इलाके में अपनी बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए और इस तरीके से, और अपना जो हमारे यहाँ पर है हमें अपने आप को संभालना चाहिए ताकि कुछ भी ऐसी ना हो कि हम कहीं फिर रास्ते से भटक जाएं। बिल्कुल ठीक है। कर्नल ज़ेड.आई. फ़ारूक साहब जी, जिन्होंने सारी तारीख़ का, मैंने जैसे आपको बताया कि यानी शाहिद हैं, और उन्होंने जो बात की है उसका क्रक्स यही है कि आज भी हमारे पास वक्त है, हम तारीख़ की जो गलतियाँ हमारे से हुई हैं उनसे सबक सीखें। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद तो जी ये थी वीडियो, और बहुत ही सैड स्टोरी थी, और यकीन जाने के बहुत ही इमोशनल हो गया था वीडियो के दरमियान में। वो इसलिए कि यार इतनी सैड बड़ी स्टोरी, जिसने अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी हों, और आज हम लोग एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं आर्मी गलत थी, नहीं पॉलिटिशियन गलत थे, नहीं लोग गलत थे। आज हम लोग एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं। तो उनसे सुने जिन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा और किस तरीके से अज़ियतें बर्दाश्त की। और मुझे तो उन बेगुनाहों लोगों पे आता है कि यार जिन लोगों ने बेगुनाही में जान दे दी, जिन लोगों का कसूर ही कोई नहीं था, और बहुत ही अच्छी इन्होंने बताई है स्टोरी, और ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से वो टाइम था और किस तरीके से हमारे ऊपर जंग मुसल्लत हुई, किस तरीके से हम लोग लड़े, किस हालात में हम लोग इंडिया की कैद में गए, किस हालात में बंगालियों ने हमारा साथ दिया। और लास्ट पे वो बाबा जी की बात जो इन्होंने की है कि उन्होंने बंगाली में कहा कि हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते थे। यही बात शेख मुजीबुर रहमान ने भी कही थी कि मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। और बहुत ही सैड, मैं कहता हूँ कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता जितनी दर्द भरी स्टोरी आज हमने देखी है। और कर्नल साहब की ये स्टोरी किताब में भी लिखी गई, लेकिन जो हवाल इंडियन जेल के अंदर गुजारा वो ना लिखा जा सका। लेकिन वो कहता है कि मैं उसके ऊपर शिकवा नहीं कर सकता, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। तो अपनी स्टोरी बताते हुए उन्होंने एक ऐसी फैमिली का भी जिक्र किया जिन लोगों ने अपनी पूरी फैमिली कटवा दी सिर्फ इनका नाम बताने के ऊपर। और वो इनका बता के इनको आगे भी कर सकती थी, अपनी जान बचा भी सकती थी, अपनी फैमिली को बचा सकती थी, लेकिन उसकी वफ़ादारी देखेंगे उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन अपनी पूरी फैमिली कटवा दी। और ऐसे भी लोग इनमें शामिल थे, और ऐसे भी लोग थे जो इनसे बहुत प्यार करते थे, ऐसे भी लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ हो जो कुछ हुआ। तो बहुत ही सैड बड़ी स्टोरी है। आप इस स्टोरी को कैसे लेते हैं, क्या कहते हैं, ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।